As for contingencies and events occurring after the balance sheet date, हमारी बैलेंस शीट की डेट सपोज 31 मार्च 2020 है, अप्रूव हो रही है 31 अगस्त को, तो बीच में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, ऐसी चीज़ें होंगी जो थोड़ा हमारे और ज़्यादा रोशनी डालेंगी पुरानी चीज़ों पर। तो उनका क्या करें, उन्हें इनकॉर्पोरेट करें या ना करें, ये हमें ये वाला एस बताएगा। क्या है ऑब्जेक्टिव इस स्टैंडर्ड का? अकाउंटिंग बताएगा कंटिंजेंसी के लिए और इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुई है लेकिन अप्रूवल से पहले हुई है। अप्रूवल किसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो ये कंटिंजेंसी और इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट दो चीजों के बारे में बात कर रहा है। एप्लीकेबल किस पर होगा? ये सब चीजों पर अप्लाई होगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के केस में अप्लाई नहीं होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स पर नहीं होगा, लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई नहीं होगा। कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कंटिंजेंसी। तो कंटिंजेंसी का क्या मतलब है? ये एक ऐसी कंडीशन या सिचुएशन है जिसका अल्टीमेट रिजल्ट चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, ये तभी पता चलेगा जब कोई काम होगा या नहीं होगा, और वो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है। कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट असेट, दोनों चीजें इसमें एक साथ है। चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, फ्यूचर में होगा, जिसका होना नहीं होना डिपेंड करेगा कुछ ऐसी इवेंट पर जो अनसर्टेन है और फ्यूचर है। ठीक है। इट रिफर्स टू सिचुएशंस एट द बैलेंस शीट date, the financial effect of which is to be determined by future events which may or may not occur. Event occurring after balance sheet date क्या है? Are those significant events? इसका मतलब अगर वो इवेंट सिग्निफिकेंट नहीं है तो वो हमारे मतलब की नहीं है। Both favorable unfavorable that occur between the balance sheet date and on the date of financial are approved by board of directors on a corresponding authority, उन सबको हम इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कंटिंजेंसी की। ये तो पता चल गया क्या है कंटिंजेंसी। प्रोविजन फॉर लॉस, अगर हमें लगता है कि लॉस हो जाएगा तो हम प्रोविजन बना देंगे। प्रोविजन फॉर लॉस इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल अप टू द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, बट द कंटिंजेंसी मस्ट एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। If contingency does not exist on the balance sheet date, no provision, no notes to account is required. इसका मतलब क्या है? आपने एक आदमी को माल बेचा, मिस्टर फर्जी, ये फर्जी को आपने माल बेचा 13 मार्च 2020 को 5 लाख रुपए का। ये फर्जी आदमी आपको ठीक लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जुलाई में पता चला ये इंसॉल्वेंट हो गया और आपको कुछ भी नहीं मिला। अभी फाइनल अकाउंट बने नहीं है, तो जो अकाउंटेंट है कंपनी का, उसने 31 मार्च 20 को एक एंट्री बना दी, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5 लाख रुपए।
ठीक है, तो ये ठीक है या नहीं है? तो ये बात है कि ये इंसॉल्वेंसी की जो इंसॉल्वेंट हुआ है, ये प्रोसीडिंग कब शुरू हुई? अगर ये प्रोसीडिंग 31 मार्च से पहले ही शुरू हो गई और हमें पता मामला गड़बड़ा, पैसा डूबने का चांस है, तो ये हम एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर ये इनिशिएट ही जून में हुई है तो ये हम एंट्री 31 मार्च को नहीं बना सकते, क्योंकि ये सिचुएशन 31 मार्च को थी ही नहीं। ये लिखा है यहाँ पर प्रोविजन फॉर लॉस के लिए। बात समझ में आई? ये दोनों बातों के लिए है। अच्छा, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ये लिखा है इवेंट विच अकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट में इंडिकेट द नीड फॉर एडजस्टमेंट टू एसेट लायबिलिटी एज द बैलेंस शीट डेट और मे रिक्वायर डिस्क्लोजर। कोई नई चीज हुई तो हो सकता है उसको इंकॉर्पोरेट कर ले, हो सकता है केवल डिस्क्लोज करें। These even may be those which provide further evidence of condition that existed at the balance sheet date. जैसे अप्रैल में बिजली का बिल आया, 31 मार्च तक बिजली यूज कर चुके हो या नहीं? तो फर्दर एविडेंस है ना, बिल कितना आया, तो आप प्रोविजन बना लो, एक्चुअल बिल की अमाउंट के बराबर प्रोविजन बना लो, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजली का इस्तेमाल कर चुके हो आप। ठीक है, अप्रैल में आग लग गई, इसका प्रोविजन नहीं बना सकते आप, क्योंकि ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं है। इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब पता क्या है? इस एएस में क्या मतलब है? नॉर्मल सेंस में तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब 31 मार्च के बाद। यहां पर ये इवेंट है जो एसेट और लायबिलिटी 31 मार्च को है, उनके बारे में फर्दर एविडेंस दे रही है। तो फर्स्ट टाइप की इवेंट कौन सी है? जो फर्दर एविडेंस दे रही है। और सेकंड कौन सी है? विच अरोज सब्सिक्वेंट टू बैलेंस शीट डेट, जो नई चीजें आई है। तो सेकंड वाली का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डिस्क्लोजर, कोई उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाले की जरूरत पड़ेगी। Asset or liability should be adjusted for event occurring after balance sheet date relating to condition existed at the balance sheet date. However, if the event do not relate to condition existed on the balance sheet date, adjustment is not appropriate. In short, कोई नई चीज आएगी जो 31 मार्च को थी नहीं, तो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। Adjusting and non-adjusting events. Adjusting events are those events the effect of which is to be adjusted asset liability though the event are after the balance sheet date. These events provide additional information related to condition existed on the balance sheet date. उससे additional information हमें बता रही है। An event occurring after the balance sheet date indicating the enterprise ceases to be going concern is an adjusting event. On the other hand, non-adjusting events are those who do not relate to condition existing on the balance sheet date. These events do not require adjustment. For example, आग लग गई, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू अप्रैल में कम हो गई, तो ये तो नॉन एडजस्टिंग है ना, उस दिन थोड़ी ना बात थी वो। फॉर एग्जाम्पल, लॉस ड्यू टू फायर इन द प्रीमाइसेस आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट. The effect of non-adjusting event is not to be adjusted in the financial statement, but should be disclosed in the report. तो हमें उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, रिपोर्ट में लिख सकते हैं कि हाँ भैया ये हुआ। मान लीजिए छोटी मोटी आग लगी है, छोड़ो, ज़्यादा आग लगी है, लॉस हो गया और बिजनेस ही बंद होने की उम्मीद है, फिर तो आपको उसे अच्छे से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन वन ऑफ द प्लांट ऑफ ए लिमिटेड वाज ए फायर, देयर वाज ए फायर ऑन 10th May 2012.
जहां पर सारा प्लांट डैमेज हो गया और 40 लाख का नुकसान हो गया। इंश्योरेंस क्लेम से 27 लाख मिलने की उम्मीद है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो 30 जुलाई को कर रहे हैं, मई के बाद है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा हमें, बताओ क्या करोगे, बताओ। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, लॉस ऑफ बाय फायर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, तो देयर शुड बी ए डिस्क्लोजर इन नोट्स ऑफ अकाउंट एक्सपेक्टेड लॉस ड्यू टू फायर दिस। उसका कोई हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना। लेकिन अब एक और बात पूछिए, ईयर एंड अगर 30 जून को हो रहा है तो क्या होगा, फिर तो सब कुछ ही हो जाएगा। तो अगर फाइनेंशियल ईयर है तो लॉस को हमें लेना पड़ेगा और सीधा सीधा इनकम स्टेटमेंट में लॉस लिख देंगे। ठीक है, हाँ जी। चोरी हो गई 2 लाख रुपए की जनवरी में, पता चला मई में। अब बताओ जो मई में पता चला चोरी हो गई, क्या 31 मार्च तक चोरी हो चुकी थी? फिर तो एडजस्टिंग इवेंट है, पता ही तो बाद में चला, काम तो हो चुका था। तो अकाउंट अप्रूव नहीं हुए तो बिल्कुल हम इसे अप्रूव करेंगे। थेफ्ट इज डिटेक्टेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल। ये नेसेसरी है कि लॉस थेफ्ट 2 लाख रुपए का हमें एडजस्ट करना पड़ेगा भैया, लिखना पड़ेगा। कोई टेंशन? थोड़ी सी अलग अलग बातों पर हम कर लेते हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर। अगर पहले से ही इनिशिएट हो गया, पहले से ही कोई कंफ्यूजन थी, हमें पता था कि इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो हम एडजस्ट कर देंगे इसे। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए कस्टमर विच अकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट यूजुअली प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन दैट एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो हमें क्या करना चाहिए, इसे एडजस्ट कर देना चाहिए, है ना। However, insolvency caused by major casualty occurring after the balance sheet date is not an adjusting. जैसे 31 मार्च के बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया, अब पैसा डूब गया, तो ये अब की एडजस्टिंग नहीं है, क्योंकि 31 मार्च तक तो पूरा सही था, हमें पैसा मिलने की उम्मीद थी, उसके बाद में मरने की वजह से ऐसा हुआ है, तो बात की बात है। क्वेश्चन बताएगा ना, क्या क्या तो हम ये मान लेंगे ना कि हमें पहले से ही पता था कि वो उसकी हालत खराब है और प्रोविजन बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का इंतजार करते तो शायद आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछना भी नहीं पड़ता। सील लिमिटेड की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2012 की, डेटर हैं 50 लाख के, और इनकी अप्रूवल हो रही है 12 सितंबर को। 12 अगस्त को एक डेटर है 12.5 लाख का, इंसॉल्वेंट हो गया, उम्मीद है 60% ही पैसा मिलेगा। गिव ए ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम, would it make any difference if the insolvency proceeding were initiated before 31st March? तो हम कहेंगे भैया 31 मार्च के बाद की बात है, तो अब मान लिया तुम कह रहे हो कुछ नहीं लिखा, केवल ये ऊपर का लिखा हो कि एक डिक्लेयर, तो हम कहेंगे कि इंसॉल्वेंसी की अगर प्रोसीडिंग 31 मार्च से पहले ही से ही शुरू हो चुकी थी तो एडजस्टिंग इवेंट है, उसके बाद में फ्रेश इशू हुई है, स्टार्ट हुई है इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग, पहले कोई पता नहीं था कुछ ऐसा है, तो ये नॉन एडजस्टिंग है। ठीक है, इसमें बहुत जरूरी बात है आप लिखते कैसे हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इफ ये है कि दिस इवेंट गिविंग अस फर्दर प्रूफ related to any condition which was existed on the balance sheet date, then it is adjusting event as per AS4, so it should be adjusted, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। इसमें लिखा इन द फर्स्ट केस इंसॉल्वेंसी और डिक्लेयर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, एक्सपेक्टेड लॉस नॉट प्रोवाइडेड, हाउएवर डिस्क्लोजर शुड बी मेड इन द अकाउंट। इफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टेटेड बिफोर द बैलेंस शीट डेट, it should be transferred to P&L, reason being the balance sheet date there is a condition due to which contingent loss was probable. Decline in the market value of investment non adjusting even. आज आपको पास 31 मार्च को एक इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की, 2-3 महीने में वो 5 लाख से 4 लाख 3 लाख हो गई, तो अब ये थोड़ी ना उसको लॉस आज ही लिख लोगे, क्योंकि 31 मार्च को तो कुछ पता ही नहीं था।
अगर आप कुछ ऐसा हुआ कि अब आपका बिजनेस ही बंद होने की कगार पे आ गया, इवेंट occurring after balance sheet date may indicate the enterprise ceases to be going concern, may indicate a need to consider whether it is proper to use the fundamental accounting assumption of going concern or not. तो फिर हमें देखना पड़ेगा, एक हमारी हम अगर हमें लगता है बिजनेस बंद ही हो रहा है तो फिर हमें सबको एडजस्ट करके फंड गोइंग कंसर्न को छोड़ना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट को हम क्या किस पे दिखाते हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, उसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। ऐसी सारी एसेट को, स्टॉक को, इन्वेस्टमेंट को, सबको चेंज करना पड़ेगा हमें। प्रपोज डिविडेंड, dividend in respect of period covered by the financial statement which are proposed or declared after the balance sheet date due before approval should be adjusted in the account. आप लिख दो known not to be shown in accounts if related to current year. करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड नहीं आएगा, बस नोट्स में आएगा, डिस्क्लोजर होगा, ओनली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ओनली डिस्क्लोज। पिछले साल वाला आ जाएगा, इस साल वाला नहीं आएगा, ठीक है। ये चोरी वाली है, ये आप कर लेना, हो गया था। अब हम बात करते हैं कंटिजेंसी की। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड कंटिजेंसी, there is a difference between accounting estimate and contingency. The fact that an estimate is involved does not mean there is a contingency. Estimate are required for determining the amount to be stated in financial statement for many activity, life of asset. आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, किस हिसाब से लगा रहे हो? आपने एक अंदाजा लगाया कि आपकी असेट की लाइफ इतनी है। मान लिया आप स्ट्रेट लाइन से मेथड से लगाते हो, 10 साल की लाइफ सोची है तो 10 से डिवाइड करोगे, 1 लाख की एसेट पे 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाओगे। 1-2 साल के बाद लगा नहीं, लाइफ इसकी बस 5 साल बची है तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। तो ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है, is to be estimated for determining the depreciation, but depreciation is not a contingency. कंटिजेंसी है कि होगा नहीं होगा डेप्रिसिएशन तो लगेगा लगेगा, ये कंटिजेंसी थोड़ी ना है, बिकॉज द इवेंचुअली एक्सपायरी ऑफ एसेट इज नॉट अनसर्टेन। तो अगर हमें ये नहीं पता कि एसेट 10 साल चलेगी 12 साल, तो आप इसे कंटिजेंसी नहीं बोल सकते। कंटिजेंसी तब होगा जब पता ही नहीं कि एसेट चलेगी नहीं चलेगी, यूज होगी नहीं होगी, तो वो है कंटिजेंसी। तो ये तो जजमेंट है, ये तो हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है। कंटीजेंट लॉस इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ कंटीजेंसी। If it is likely that contingency will result in a loss to enterprise, then it is prudent to provide for loss. देखो 50% से ज्यादा चांस है तो आपको लॉस लिख लेना चाहिए, 50% से कम चांस है तो लॉस नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना। इफ देयर इज ए insufficient evidence for determining the loss, then it may be disclosed in account. अगर आपको अमाउंट लग रहा है लॉस होगा, कितना होगा ये भी नहीं पता, फिर भी नोट ही डालो। लग रहा है लॉस होगा, अंदाजे भी लगा सकते हो कितने का होगा, तभी उसे रिकॉर्ड करोगे। If there is a counter claim against third party in respect of contingent loss, then provision should be made after taking into account the probable recovery from the client. Suppose हमें कोई लॉस होगा, वो लॉस कहीं से रिकवर हो जाएगा, लॉस होगा 50 लाख का, रिकवर हो जाएगा 30 लाख का, तो हमें 20 लाख का प्रोविजन बनाना है, ना कि 50 लाख का। कंटीजेंट गेन्स रिवर्स होता है कंटीजेंट लायबिलिटी का, हो सकता है हमें फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाए। केस चल रहा है, केस जीत गए तो पैसा आ जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस वाला में जैसे आपने कहा था कि नेट कर लेना उसका, जो लॉस होगा 50 लाख का 30 लाख का इंश्योरेंस है, तो गेन तो वो एक तरह का इंश्योरेंस हमारे लिए कि हमारे लॉस को कम कर दे रहा है, कंटीजेंट है वो। लेकिन कब होगा? अगर वो लॉस होगा
और लॉस होने के चांसेस 50%, काफ़ी चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रूडेंस के हिसाब से लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसे लिख लेना चाहिए ना। अगेन ये जजमेंट पे डिपेंड है, आपकी इच्छा कर रही है लिखने की तो लिखोगे, कहोगे जी हमें लग रहा है, इच्छा नहीं है तो नहीं लग रहा जी हमें, तो जजमेंट पे डिपेंड करता है ना ये तो। डिस्क्लोजर, if material contingent loss is not provided for in nature or estimate should be disclosed, नोट देना। मान लिया आपको कोई लॉस है, कंटीजेंट लॉस है, उसे नहीं लिख रहे क्योंकि उम्मीद पक्का नहीं है, तो नोट डालकर बता दो। अगर फाइनेंशियल इफेक्ट अमाउंट नहीं पता लगा सकते तो ये भी बता दो कि हम अमाउंट का हिसाब नहीं लगा सकते। कुछ नोट्स हैं आपके लिए। इफ द फर्म हैज प्रोवाइडेड गारंटीज or has obligations arising from bills of exchange, then these are disclosed in the financial statement by way of note, even if possibility of loss is remote. आपने एक बिल डिस्काउंट कराया है या गारंटी दी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कंटीजेंट लायबिलिटी में लिखते हो ना, डिस्क्लोज ही तो करते हो। ए सब्सटेंशियल लीगल क्लेम अगेंस्ट द एंटरप्राइज रिप्रेजेंट ए कंटीजेंसी, किसी ने आपके अगेंस्ट में कोई केस कर दिया, क्लेम करा, तो क्या ये कंटीजेंसी, डिस्क्लोज कर दो। If contingency is common to a large number of similar transactions, the amount of contingency provision may be based on all transactions. For example, amount of bad debts on case of warranty service to customer, cost of, मान लिया एक वारंटी हमने दी है, हमने CFL का काम है, बेचते हैं, CFL क्या है, 1 साल के अंदर अंदर आ जाएगी तो हम फ्री में चेंज कर देंगे। ऐसे हमारे लाखों केस होंगे, तो उन सबको मिलाकर प्रोविजन बनाना है। Sometimes the events that take place after the balance sheet date are reflected in the financial statement because ये तो आप काट दो, ये पहले प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड था, अब नहीं है, ठीक है, फोर्थ काट दो। In the report of board of directors, a disclosure should be made of the event occurring after balance sheet date that represent material changes affecting the financial position, तो रिपोर्ट में बताना पड़ेगा आपको। लाइबिलिटी और कंटीजेंसी में फर्क है, लाइबिलिटी तो आज पता है हमें पैसा देना है, कितना पैसा देना है, और कंटीजेंसी में हो सकता है देना पड़े, हो सकता है ना देना पड़े। डेप्रीशिएशन कंटीजेंसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें पता है कि यूजफुल लाइफ लिमिटेड है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अगर हमने एम्प्लॉयज से कहा है तो ये हमारा इसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि ये अब कह सकते हो कंटीजेंट है, हो सकता है VRS ले, हो सकता है ना ले, लेकिन आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। फायर वाली बात है दोबारा से, ड्यू टू फायर नेचुरल कैलेमिटी, अगर आफ्टर बैलेंस शीट के बाद में कोई लॉस है तो इसकी एडजस्टमेंट आपको नहीं करनी है, डिस्क्लोजर कर सकते हो आप। If financial statement do not include provision for contingency, it is misleading because it result of enhancement of profit. अगर कंटीजेंसी ऐसी है कि हाँ भाई हमें लग रहा प्रोबेबल है तो जरूर बनाना चाहिए, नहीं तो आप जानबूझ के प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहे हो। If an excise duty demand notice is received by company but it is disputed by it, the decision of appropriate authority is pending, the amount of distributed expense से contingency must be provided for. मान लिया आपको GST डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया, आप कहो जी अभी तो केस चल रहा, हमें नहीं पता देना है नहीं देना, तो भैया केस चल रहा तो आपको प्रोविजन बनाना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से है, क्वेश्चन है 6 और 1 7 8 क्वेश्चन है, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, मेन चीज़ें हैं इसमें, मुद्दे की कुछ बातें हैं, तो इसे आप बड़े अच्छे से आराम से निपटा सकते हैं।